जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ज्ञान बिंदु का 50 क्वेश्चन का सीरीज। जैसा कि आपको कुछ दिन पहले वीडियो मिल गया था और उसमें वोटिंग हुआ था और वोटिंग में पता चल गया था कि किसे स्टार्ट करना है हम लोग को। तो इसमें अधिक वोट पड़ा था ज्ञान बिंदु का 50 क्वेश्चन सीरीज को, तो उसी को हम लोग स्टार्ट करने हैं आज से। तो जिसका ये फर्स्ट सेट है और ये फर्स्ट सेट जो है वो 8 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। आप डेट देख सकते हैं, 8 जनवरी से ये सेट स्टार्ट हुआ था। और इसमें मैंने क्या किया है कि जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं पहले ही लिख दिया हूँ, पीडीएफ में पहले ही लिख दिया हूँ। और इसलिए लिख दिया हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो। सबसे मेन पॉइंट है टाइम का। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट दे पाएँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए सेट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो जब सिकंदर आक्रमण किया था उस समय जो है नंद वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? नंद वंश का शासन था। और आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो है, एक्स्ट्रा पॉइंट में है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। कौन थे? महापद्म नंद थे। और कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो कण्व वंश के संस्थापक है वासुदेव। कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव है। और मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और लास्ट जो है शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए जनरल केसरी के प्रथम संपादक कौन थे? तो केसरी, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केसरी के कौन किसके द्वारा शुरू किया गया था? केसरी जो है जनरल वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया है लोकमान्य तिलक के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? लोकमान्य तिलक के द्वारा। सेकेंड। और इसके जो है संपादक कौन है? तो इसके संपादक हैं गोपाल गणेश अगरकर। कौन है? गोपाल गणेश अगरकर जो है लोकमान्य तिलक के द्वारा जो शुरू किया गया था जनरल केसरी, उसके संपादक हैं। अब आ जाते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है गोपाल हरि देशमुख। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोपाल हरि देशमुख किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो गोपाल हरि देशमुख जो है वो प्रभाकर समाचार पत्र से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन नंबर सी में है बाला शास्त्री जाम्बेकर। तो बाला शास्त्री जाम्बेकर जो है वो दर्पण समाचार पत्र से संबंधित है। दर्पण समाचार पत्र नहीं है, दर्पण जो है पत्रिका है, तो पत्रिका से संबंधित है। कौन सी पत्रिका? दर्पण पत्रिका से कौन संबंधित है? बाला शास्त्री जाम्बेकर। और लास्ट ऑप्शन है नारायण मल्हार जोशी। तो नारायण मल्हार जोशी के द्वारा जो है कोई भी समाचार पत्र से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सोशल सर्विस लीग जो है, सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार हेतु किया जाता है? किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार हेतु किया जाता है? तो वो भाषा हो जाएगा आपको पाली। कौन सा भाषा हो जाएगा? पाली। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म से संबंधित कौन सा भाषा है? तो वो हो जाएगा आपका प्राकृत। शौरसेनी के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बता पाएंगे। और संस्कृत भाषा का दूसरा नाम जो है इंडो ईरानी भाषा भी संस्कृत भाषा को बोला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में, कौन से केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में, ये पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में कौन से? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। आलमगीरपुर यूपी में है। और हुलास जो है ये भी यूपी में है। तो आपको आंसर पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 और 4, 3 और 4 जो है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि यूपी में पड़ता है। आलमगीरपुर किस नदी के तट पे है? हिंदन नदी के तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। दूसरा है फाहियान। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तीसरा है हैंसोंग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 3 जो है वो सही है, बाकी गलत है। इसमें सही सुमेलित पूछ रहा था। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। विचार कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। ये बिल्कुल सही है। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। देखिए 1799 सही है, लेकिन 1799 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो इसलिए ये पॉइंट जो है ये गलत हो जाएगा। लेकिन टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था, ये सही है। अब थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 84 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 93 में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जिसमें से द्वितीय यहाँ पे 80 होगा, 1780 से 84, जिसमें से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, ठीक है। हाँ, आपसे पूछा जा सकता है कि किस संधि के तहत इन सभी युद्धों को समाप्त किया गया, तो ये मैं नहीं लिखा हूँ, आप लोग खुद से भी थोड़ा बहुत मैनेज करके लिख लीजिएगा। तो 1767 से 69 में जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसकी समाप्ति जो हुई थी वो मद्रास की संधि के तहत हुई थी। किसकी संधि? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसकी समाप्ति जो कि 80 से 84 के मध्य हुआ है, इसकी समाप्ति मंगलौर की संधि के तहत हुई थी। और तीसरा है 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसकी समाप्ति जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुई थी। और चतुर्थ में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई उसके बाद अंग्रेजों द्वारा मैसूर की गद्दी पे किसे बैठाया गया था? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल एक। आगे बढ़ते हैं। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, तो जिसका प्रतिनिधित्व जो है लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोगवा। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पे, आपको भी पता होगा। अब आ जाते हैं नर्मदा। नर्मदा का उद्गम बताइएगा, तो नर्मदा का उद्गम है अमरकंटक पहाड़ी की श्रेणी से। दूसरा है माही। माही का उद्गम है विंध्याचल पर्वत से, ठीक है। तीसरा है भीमा। भीमा जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमा नदी आप जान लीजिए कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र में है भीमशंकर पहाड़ी, इसी से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी, ये भी सही है। इसका मतलब है कौन सा युग्म सही नहीं है? तो तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर परास्त कर उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? तो ये चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे दक्षिण भारत की ओर बढ़ने से रोका था, और उसी समय डील हो गया था कि आप दक्षिण भारत की तरफ नहीं आइएगा और हम उत्तर भारत की तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति कौन था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने वाला जनजाति था खोंड जनजाति। कौन सा जनजाति था? खोंड जनजाति। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव बलि प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो मानव बलि प्रथा का उन्मूलन जो है विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। कमेंट में बताइएगा विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक था? कमेंट में बताइएगा विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक था। जैसे ही मैं कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ उसका तुरंत आप वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में जाके उसका जवाब जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने सैनिक को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने, नगद वेतन होगा यहाँ पे, ठीक है, नगद वेतन देने की शुरुआत की। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर सैनिक को वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार दे दिया। हाँ ये भी सही है, इसमें एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने किया था, ये बिल्कुल सही है। किसने किया था? राजा कुंवर सिंह ने किया था, बिल्कुल सही है। आगे है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। ये पॉइंट देखिए, दिल्ली का नेतृत्व जो है, दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर किए थे, लेकिन सैन्य नेतृत्व की जहां चर्चा आ जाएगी तो वो जो है वक्त खां के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? वक्त खां के द्वारा किया गया था। तो यही जो है असत्य है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता मौलवी लियाकत खां था, मौलवी लियाकत अली थे, ये भी सही है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे कृष्णदेव राय, वो लड़े थे कुली कुतुब शाह के साथ। किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। आप कमेंट में बताइएगा कि गोलकुंडा का युद्ध कब हुआ था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताइएगा गोलकुंडा का युद्ध कब हुआ था। मैंने 3 क्वेश्चन अभी तक पूछ लिया, तीनों का जवाब मुझे चाहिए। ऐसे ही लास्ट जाते जाते कम से कम 5 से 7 10 क्वेश्चन हो ही जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। बिल्कुल सही जवाब है, ये जो है सही है। नेक्स्ट आगे, 2 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक एक छोटे से गांव में हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी आंदोलन स्थगित कर दिए थे। महात्मा गांधी जो है आंदोलन स्थगित किए थे, लेकिन 2 फरवरी को नहीं, 11 फरवरी या 12 फरवरी, 11 फरवरी या 12 फरवरी, कोई कोई स्रोत 11 फरवरी बताता है, कोई कोई स्रोत जो है 12 फरवरी बताता है। अब क्यों? क्योंकि ये घटना जो है वो जो चौरा चौरी घटना हुआ था वो 4 फरवरी के रात में और 5 फरवरी से मतलब स्टार्टिंग सुबह कहिए तो उस समय हुआ था। तो उत्तर प्रदेश पुलिस यानी उत्तर प्रदेश अगर पूछता है तो वो 4 फरवरी मानता है, लेकिन बिहार जब पूछता है वो 5 फरवरी मानता है चौरा चौरी घटना को। उसी प्रकार से उसमें 7 दिन ऐड कर दीजिए और उसके 7वें दिन जो है महात्मा गांधी उसे स्थगित किए थे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का या फिर उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें 11 फरवरी आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। वैसे ऐसा ऑप्शन देगा ही नहीं, ऑप्शन में या तो 11 फरवरी देगा या तो 12 फरवरी देगा। ठीक है, तो इसे क्लियर रहना है। नेक्स्ट है, मार्च 1922 में अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया था। हाँ, भेजा जरूर, मतलब 6 वर्ष के लिए सजा तो दिया था, लेकिन 6 वर्ष के लिए उन्हें जेल में नहीं रखा था, जिसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा और ये तो पहले से गलत है, क्योंकि 1924 में इनको जो है छोड़ दिया था। तो इसका सही जवाब केवल एक कथन सही है। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियां का मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी सूफी सिलसिले की गतिविधियां का मुख्य केंद्र क्या था? बिहार था। ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी? तो सत्याग्रह क्रियाविधि जो है महात्मा गांधी सबसे पहले कहाँ प्रयोग किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किए थे। ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। अहमदाबाद सत्याग्रह जो है 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था 1918 में। और खेरा सत्याग्रह यानी जो हुआ था ये हुआ था 22 मार्च 1918 को। कब हुआ था? 22 मार्च 1918 को। टेंशन नहीं लेना है, कॉपी लेके नहीं बैठे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ आप लोग को ये पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन पीडीएफ आपको तुरंत नहीं मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा आपको वीडियो देखने का, या फिर पीडीएफ नहीं दूंगा मैं, साफ रहने देते हैं। पीडीएफ दे देंगे, आप लोग वीडियो नहीं देखिएगा। और पीडीएफ तो आपके पास अभी भी 1000, 2000, 5000 पीडीएफ होगा, तो पीडीएफ जमा करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां। कौन थे? आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ था ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1580 ईस्वी में सम्राट अकबर द्वारा लागू किए गए दहसाला प्रबंध अथवा जब्ती व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पढ़ लेते हैं कौन सा सही नहीं है। इस व्यवस्था के अनुसार पिछले 10 वर्षों में अलग अलग भूमि के अलग अलग फसलों के उपज का लगान निर्धारण आधार बनाया गया था। ये सही है। इस व्यवस्था के अनुसार किसानों के उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में लेने की व्यवस्था की गई। यह भी डाउट में, इसको लास्ट में देखते हैं। किसान जो है नगद वेतन देकर अथवा अनाज देकर अपना लगान चुका सकते थे। ये भी सही है। इस व्यवस्था को अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य में लागू किया था। यही गलत है। ठीक है, इस व्यवस्था को जो है अकबर अपने पूरे साम्राज्य में नहीं लागू किया था, कुछ क्षेत्र जो है इसमें बच गया था, इसलिए ये जो है गलत हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी इसे हम देखने वाले थे 1/3 भाग, ये सही है। नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके मध्य हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुआ था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य। लेकिन आपसे पूछा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। दूसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हुमायूं के मध्य। ठीक है, चलिए, और ये एक ऑप्शन है हुमायूं और शेरशाह सूरी। चलिए बता दीजिएगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य 1540 में एक युद्ध हुआ था, और 1540 में जो युद्ध हुआ था उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, जिसके विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। बिल्कुल सही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल विभाजन कब किया, मतलब बंगाल विभाजन किस तिथि से स्टार्ट कर दिया। घोषणा में हम नहीं पूछ रहे, घोषणा जुलाई में किया वो पता है, लेकिन किस तिथि से स्टार्ट किया वो पूछ सकता है। तो उसका जवाब हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 से जो है बंगाल विभाजन स्टार्ट हो गया था। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1900, नेक्स्ट ऑप्शन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग बंगाल विभाजन रद्द कर देता है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों इसमें सही जवाब है। कमेंट में बताइएगा 1911 में तीसरा सभा लगा था, तृतीय दिल्ली दरबार जिसको बोलते हैं, उसमें कौन आया था?
2 व्यक्ति आए थे, दोनों का नाम मुझे कमेंट में बताइएगा। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो वर्तमान समय में विश्व के स्विट्जरलैंड में जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 20 अन्य न्यायाधीश, यहाँ गलत हो गया, 20 नहीं, जबकि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश वर्तमान समय में। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 42 अन्य न्यायाधीश पद की स्वीकृति है। हाँ, ये सही है, तो इसका मतलब केवल 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। लोकसभा चुनाव में समान उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 25,000 निर्धारित की गई है, बिल्कुल सही है। लोकसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए जमानत के रूप में 10,000 जमा करनी पड़ती है, ये भी सही है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, गलत कौन सा ये बताना है। विधानसभा चुनाव के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जमानत राशि 15,000 निर्धारित की गई, यही गलत है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15,000 नहीं होगा, यहाँ होगा 5,000। क्या होगा? 5,000। विधानसभा चुनाव में समान उम्मीदवार को जमानत राशि जो है 10,000 है, ये भी सही है। तो केवल कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, यानी कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। पॉइंट को ध्यान रखना है, इस चीज़ के लिए एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मैं खुद भी गलत करता हूँ, करता भी था, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, ये गलत है। संविधान संशोधन संबंधी जो है वो पहले लोकसभा में ही रखा जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये राज्यसभा में भी रखा जा सकता है, उसके बाद लोकसभा में आएगा, या फिर ये लोकसभा में रखा जा सकता है, उसके बाद राज्यसभा में आएगा। ठीक है, और इसमें जो है बराबर अधिकार दोनों को है, तो इसलिए ये पॉइंट जो है गलत हो गया। और यही पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धन विधेयक की प्रस्तुति राज्यसभा में नहीं होती है। हाँ, ये सही है कि धन विधेयक की प्रस्तुति जो है वो सिर्फ लोकसभा में होती है, लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाती है, राज्यसभा जो उसे 14 दिन के अंदर लौटाएगा, नहीं भी लौटाता है फिर भी उसे पारित माना जाता है। ठीक है, कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल सही है, कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही जवाब है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन के अवधि के विलंब नहीं। हाँ, 14 दिन अभी जस्ट मैंने आपको बताया, 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ेगा। नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता संबंधी जो है भाग 2 आपको पता होगा, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें से पहला है जन्म द्वारा, दूसरा है अनुवांशिकता या वंश द्वारा, तीसरा है पंजीयन द्वारा, चौथा है देशीयकरण द्वारा और 5वां है विस्तारीकरण द्वारा। अनुरोध द्वारा आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। देख लीजिए किस ऑप्शन में 1, 2, 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, एक बात बता देते हैं, आपको जो PDF मिलेगा, जो PDF आप लोग के पास होगा भी, या फिर मैं अगर PDF देता भी हूँ आपको सॉल्व करने के लिए पहले नॉर्मल PDF, तो उसमें कुछ आंसर गलत रहता है, पहले क्लियर कर लीजिएगा। जैसे इसी सेट में ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 49, इसका ऑप्शन जो है उसका आंसर जो है उसमें नीचे गलत दिया हुआ है, तो इसलिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किसका आंसर गलत दिया हुआ है, किसका आंसर सही दिया हुआ है। ठीक है, ब्रिटेन की विशेषता विधि का शासन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत और किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में उल्लेखित है? समता का अधिकार अनुच्छेद 17 गलत है। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के मध्य है। और फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। और समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंधों किस राज्य से संबंधित है? देखिए, एक क्वेश्चन एक पॉइंट और यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 370 हम लोग जानते थे, बहुत दिनों से क्वेश्चन पूछ रहा था, अब ट्रेंड आ गया है थोड़ा नया करने का। तो नया करने में अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, अनुच्छेद 371 का क्वेश्चन उठा रहा है। अनुच्छेद 371 में मानिए तो ए से लेके GHI तक, लगभग आई तक जो है जो विशेष प्रावधान दिए गए हैं राज्यों को, उससे संबंधित वर्णन किया गया है। आप लोग जरूर उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अनुच्छेद 371 के जी में मिजोरम से संबंधित विशेष प्रावधान का बात किया गया है। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर, और अनुच्छेद 371 के क में नागालैंड से संबंधित, और झारखंड से संबंधित कोई विशेष अनुच्छेद नहीं दिया गया है।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ, तो झारखंड बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 1900 नहीं 15 नवंबर 2000। कब हुआ है? 15 नवंबर 2000। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल निषेध से संबंधित है, सही है ये। 61वां संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, तो ये भी सही है। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1988 में। 91वां संविधान संशोधन बोडो डोंगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, यही गलत है, मतलब गलत नहीं है, अधूरा है, जिसकी वजह से गलत माना जाएगा, क्योंकि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषा को इसमें जोड़ा गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में, तो यही आंसर हो जाएगा। और 97वां संविधान संशोधन सहकारी समिति का गठन किया गया था 2011 में, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो आपको पता होगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान, संविधान से ऊंचा कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ देता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट में तुरंत जवाब दीजिए। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या थी 15। कितनी थी? 15। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक क्वेश्चन इसमें और आप लोग देख लीजिएगा, मुझे 31-33 कुछ डाउट चल रहा है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे संविधान सभा में, अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं पता होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, हम अगले वीडियो में या किसी वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 76 के द्वारा। ये बिल्कुल सही जवाब है। तो यानी महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में है। किसी राज्य के उच्च विधि अधिकारी राज्य महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में है, ये भी बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों सही है। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन डाउट करता है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78 में, इसको क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको कभी भी फंसा सकता है। जब आपसे पूछा जाए कि मंत्री परिषद होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्री परिषद होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 74। एक क्वेश्चन अभी और ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए ट्रेंड में चल रहा है कि लोग जो है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में कंफ्यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है कि लोग जो है अभी याद कर रखे हैं, स्टूडेंट जो है वो याद कर रखे हैं कि मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है, मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो सब जो है 352 याद कर रखे हैं। लेकिन क्वेश्चन अब क्या कर रहा है एग्जामिनर दिमाग लगा के कि मंत्री परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 74 होगा, इसे ध्यान रखिएगा। मंत्री परिषद की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 में। और मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 74। फिर अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित दिया हुआ है। फिर अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लोग स्टूडेंट को ध्यान नहीं रहता, इसलिए बता दे रहे हैं कि कोई भी कार्य भारत सरकार करती है वो राष्ट्रपति के नाम पे करेगी। किसके नाम पे करेगी? राष्ट्रपति के नाम पे करेगी, जो भी कार्य करता है वो वर्णन है अनुच्छेद 77 में। और अनुच्छेद 78 आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे, इससे संबंधित दिया हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में हम बोल रहे थे। इस क्वेश्चन का जब आप आंसर देखिए, उसमें आंसर गलत बताया गया है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्यसभा के सीट जो है 11 है, और तमिलनाडु में 18, ये सही है, उड़ीसा में 10 सही है, और महाराष्ट्र में 19, ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया, ये बिल्कुल सही है। मूल संविधान में मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी संविधान निर्माताओं ने में शामिल किया गया, ये भी कौन सा सही नहीं है? देखिए, हाँ, ये पॉइंट आ गया फिर से, यहाँ पे मूल संविधान दिया हुआ है। अगर आपसे सिर्फ संविधान पूछता, सिर्फ संविधान, और यहाँ पे ऐसे भी संविधान निर्माता दे दिया गया, तो ये पॉइंट गलत ही हो जाएगा। लेकिन ये पूछ देता कि संविधान में मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य की भी चर्चा है, तो ये आप मान सकते थे, ये सही हो जाता। लेकिन मूल संविधान जब लिख दिया, ये मूल संविधान कहने का अर्थ है कि जब 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई, उसके बाद जो संविधान बना, तो उस संविधान की इसमें चर्चा की गई है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं थी, इसकी चर्चा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जो है संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया अनुच्छेद 51 के क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य की समिति को नियुक्त किया था। 1977 का बात किया जा रहा है। तो 1977 में अशोक मेहता समिति आया था। कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था, और LM सिंघवी समिति 1986 में आया था, और GV राव समिति जो है 1985 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच चलती है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच चलती है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो है वो कौन सी नदी की तट पे है? वो है कावेरी नदी पे। वेरीनाग या सोता झरना जो है ये झेलम नदी पे है। महाबलेश्वर कृष्णा नदी पे है, और छोटा नागपुर का पठार जो है स्वर्ण रेखा। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो सामुद्रिक दूरी में जो है 7000 किलोमीटर की कमी आई। कितनी? 7000 किलोमीटर की। कमेंट में बताइएगा सुएज नहर का निर्माण किसने करवाया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, फ्रांसीसी इंजीनियर है, उसने करवाया था। सिर्फ आप नाम बता दीजिएगा क्या नाम है उसका। निम्न में से कौन सा एक लेगून नहीं है? तो पेरियार झील जो है वो लेगून नहीं है। बाकी अष्टमुडी झील, चिल्का झील, पुलिकट झील जो है वो लेगून झील है। पेरियार झील केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, अष्टमुडी झील केरल में। नेक्स्ट, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तूफान का। किसका? तूफान का। हाँ, इतना कंटिन्यू बोल रहे हैं, उसके बीच में हो सकता है कि कोई माइनर मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए बवाल नहीं मचाना है। माइनर मिस्टेक हो जाता है आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पिन कर दूंगा, जिससे कि कोई अन्य बच्चे जब आएंगे तो वो देख लेंगे कि हाँ माइनर मिस्टेक जो है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है भागीरथी एवं भेलांगना नदी के। नेक्स्ट है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है क्योंकि? तो ये हो जाएगा वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। हाँ, ये सही है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होता है, ये गलत है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये सही। 1 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी, और दामोदर घाटी परियोजना को ही और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मंदिर की संज्ञा दिया गया था। थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, एक लाइन ये मंदिर से संबंधित कोई लाइन है इसमें। नेक्स्ट, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो भारतीय कृषि का इतिहास लिखा है MS रंधावा। किसने लिखा? MS रंधावा ने। और ये जो है हरित क्रांति से संबंधित है MS स्वामीनाथन। बाकी इन दोनों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना होता है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः पाया जाता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है 21%। अब 21% बोल दिए तो इसके लिए बवाल नहीं मचाना है। 20.7 या कुछ ऐसे परसेंट है, इसलिए 21% राउंड फिगर में माना जाता है। सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। खाद्य उत्पादन से संबंधित हरित क्रांति है, दूध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति, उर्वरक से भूरी क्रांति। मैच कर लीजिएगा आंसर। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र से संबंधित सही है। APJ अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स से संबंधित सही है। डॉक्टर DS कोठारी भौतिकी से संबंधित है, ये भी सही है। डॉक्टर SM स्वामीनाथन जो है ये भूगर्भ शास्त्र से संबंधित, ये भूगर्भ शास्त्र नहीं, स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति से संबंधित है। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी जो 5.5 फीट का होता है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है। रामेश्वरम तमिलनाडु में है, द्वारिका जो है वो गुजरात में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, और महाकाल मंदिर जो है मध्य प्रदेश में। आप मैच कर लीजिएगा क्या आंसर होगा। जो कि लास्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 50, रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कपूरथला में है। व्हील एवं एक्सल संयंत्र जो है वो बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है।